हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्रों में विस्तार। ये शॉर्ट नोट्स है और आप इसको पढ़ के जल्दी इसमें अपना कमांड बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स आपको आएगा। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले में पढ़ लिए थे, यूरोपीय शक्तियों का आगमन भारत में कैसे हुआ उसको पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध। अंग्रेज लोग कौन कौन से युद्ध लड़े और यहाँ के बाकी शक्तियों को हटाकर एक छत्र राज अपना बनाए, उसी पर ये बेस्ड है ये चैप्टर। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेज जो पहला युद्ध कर रहे हैं वो चिंसुरा का युद्ध है, बेदरा का युद्ध इसी को कहते हैं। और वो 1759 में हुआ था। डच इसमें हार गए थे। ठीक है, डच एक साइड डच लड़ रहे थे, एक साइड ब्रिटिश अधिकारी लड़ रहे थे, यानी कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ डच की कंपनी थी, दोनों लड़ रहे हैं। 1759 में भारत में ये युद्ध हुआ है, चिंसुरा का युद्ध है, बेदरा का युद्ध इसी को कहते हैं। ठीक है, ये युद्ध जो हुआ था वो यहीं पर बंगाल के हुगली जिले के पास में बेदरा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका नाम बेदरा युद्ध रखा गया है। ठीक है, इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और एक तरफ डच की सेना थी। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद डच यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा युद्ध होता है स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों की पराजय के साथ ये खत्म हो जाता है। क्या था स्वाली का युद्ध? तो सबसे पहले जानिए कि स्वाली क्या था। स्वाली कुछ नहीं है, जगह का नाम है, एक गांव का नाम है जो कि गुजरात में जो सूरत पड़ता है। आप जानते हैं कि सूरत कहाँ है? गुजरात में वहीं समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था स्वाली, वहीं पर ये युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको स्वाली का युद्ध कहते हैं। 1612 ईस्वी में हुआ था और इसमें पुर्तगाली हार गए थे। ऐसा मिथक पहले चलता था कि पुर्तगाली अजय हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि जहांगीर भी इस बात को मान करके चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि जहांगीर उस समय मुगल सम्राट था, बहुत ताकतवर था, लेकिन पुर्तगाली से ये भी भिड़ने नहीं जाता था। ठीक है, उस समय पुर्तगाली खुद को हिंद महासागर का स्वामी मानते थे, हिंद महासागर पर उनका अकेला राज चलता था और किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति को भारत में व्यापार नहीं करने देते थे ये पुर्तगाली लोग। ठीक है, अंग्रेज जो थे बहुत ही इच्छा शक्ति बड़ा था उनका, वो चाहते थे कि सूरत में अपनी कोठी लगाना। एक कोठी वो लोग सूरत में लगाते हैं, लेकिन वो असफल हो जाता है और पुर्तगाली कड़ा विरोध भी कर रहे थे, जिसके चलते उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब क्या हुआ कि ये लोग अब ठान लिए कि अब हम लोग बिना लड़ाई किए इससे जीत नहीं सकते हैं, इसलिए सवाली का युद्ध होता है। ठीक है, सवाली का युद्ध का मुख्य कारण तो आप जान लिए और इसका परिणाम क्या होता है कि इसमें एक साइड लड़ता है अंग्रेज के तरफ से। अंग्रेज के तरफ से जो अधिकारी रहता है वो थॉमस बेस्ट होता है। थॉमस बेस्ट अपना सच में बेस्ट देता है, नाम जैसा था वैसे ही काम किया। चार छोटा छोटा जहाज उसके पास रहता है, उसी को लेकर के वो लड़ाई पे उतरता है और उसके बावजूद भी युद्ध नीति उसकी इतनी अच्छी होती है कि पुर्तगाली, जिसका पूरा साम्राज्य ही चलता था हिंद महासागर में, उसको हरा देता है। ठीक है, तो ये था स्वाली का युद्ध। इसके बाद जहांगीर बहुत खुश होता है और इन लोगों को फरमान देता है कि जाओ तुम सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलो। तो देख लीजिए, ये लड़ाई हो रहा है 612 में और आप लोग याद करते होंगे कि 613 में स्थायी तौर पर सूरत में फैक्ट्री लगाया था अंग्रेज लोग 613 में। तो इसी के बाद जहांगीर से इसको फरमान मिलता है। जहांगीर भी बहुत खुश होता है अंग्रेज लोग से, इन लोग की शक्ति से बड़ी प्रभावित होता है और बाद में यहाँ पे फैक्ट्री सूरत में लगाया जाता है। इसके बाद क्लियर भी हो जाता है कि अब अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, कर्नाटक का युद्ध हो रहा है। कर्नाटक का युद्ध जो था ये तो बहुत निर्णायक युद्ध था। ये पूरा क्लियर कर देता है कि अब इंडिया में और कोई दूसरी शक्ति काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई राज करेगा तो वो अंग्रेज राज करेंगे। तो कर्नाटक का युद्ध 3 स्तर में होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तीनों कर्नाटक युद्ध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले टाइम लगा के इसको याद कीजिए। 1746 से 1748 प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक ही हुआ था। तो ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये वाला, उसको ध्यान से सुनिए कि इसका कारण था यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रहा युद्ध। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसी के परिणाम हम लोग इसको मानते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अंग्रेजों से मद्रास छीन लिया। इसी दौरान सेंट थॉमे का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की छोटी सी अनुशासित सेना ने अनवरुद्दीन, कर्नाटक का जो नवाब था, उसकी विशाल सेना को हरा दिया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम ये हुआ कि संधि पर जाकर के बात खत्म किया गया, जिसको संधि एक्स ला सापेल की संधि कहते हैं, जो 1748 ईस्वी में हुआ था।
युद्ध भी याद रखिएगा और समय भी याद रखिएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक चला था। 1748 में जाके संधि हुआ जिसका नाम था एक्स-ला-सापेल की संधि, और यहीं से फिर ये युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन ये बात ज़्यादा दिन तक चला नहीं। 48 के बाद तुरंत 49 में फिर से युद्ध शुरू हो गया जिसको हम लोग कहेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक चला। अब इसका कारण क्या था? इसका युद्ध का कारण जानिए तो कोई बड़ा कारण नहीं था। यह युद्ध भारतीय राजाओं, पहला हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक के उत्तराधिकार के आंतरिक विवाद के कारण हुआ था, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अलग अलग पक्षों को साथ दे दिया था। जैसे कि अगर आपसे कहे कि कौन किसका साथ दे दिया, तो फ्रांसीसी जो थे वो मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ दे दिए थे। रॉबर्ट क्लाइव जो था नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दे दिया था। दो गुट में ये लोग बट गए थे। यहाँ पे लड़ाई हुआ अंबुर का युद्ध 1749 ईस्वी में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। इसमें डुप्ले हारा था, यानी कि फ्रांसीसी जो अधिकारी थे डुप्ले, वो हार गया था, और इसका समाप्ति हुआ था पांडिचेरी की संधि 1755 में। यानी कि 54 तक युद्ध चला, 55 में यहाँ पर संधि हो रहा है। ठीक है, 1755 में क्या हुआ? संधि हुआ। इसके बाद डुप्ले को वापस बुला लिया गया और डुप्ले अपना वापस चला गया फ्रांस। ठीक है, डुप्ले को वापस बुला लिया गया। इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था? तो अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। बड़ी होशियार आदमी था। ठीक है, क्लाइव का नाम जहाँ भी आएगा ध्यान रखिएगा। क्लाइव बहुत ही होशियार आदमी था, कहीं का युद्ध जल्दी हारता नहीं था। ठीक है, तो पांडिचेरी की संधि होता है, कब होता है? 1755 में होता है। डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है, और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि फ्रांसीसियों की ये बड़ी बड़ी भूल थी, बड़ी भूल थी डुप्ले को वापस बुला लेना। ठीक है, तीसरा अब युद्ध देखेंगे, तृतीय कर्नाटक वॉर हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो यूरोप में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध था जो था, उसी का परिणाम है। जो हम लोग 7 ईयर्स वॉर पढ़ते हैं, उसी 7 ईयर्स वॉर का कारण था तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसमें सबसे निर्णायक युद्ध जो था वांडीवास का युद्ध था, जो 1760 में हुआ था। इसमें ब्रिटिश सेना सर आयर कूट था और फ्रांसीसी सेना काउंट डी लाली था। देख लीजिए, दोनों का नाम लिखा हुआ है। काउंट डी लाली हारा था और फ्रांसीसी गवर्नर था ये, और जीतने वाला अंग्रेज गवर्नर आयरकूट था। याद कर लीजिए कि आयरकूट कूट कूट के मारा इसको, लाली को। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा, और इससे ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं। इसमें फिर क्या होता है? पेरिस की संधि होती है, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जिस तरह से ये एक्स-ला-सापेल की संधि के साथ खत्म हुआ, ये पांडिचेरी की संधि के साथ खत्म हुआ। ठीक है, इसी तरह से संधि क्या कहिएगा? जब एक पूरा तरह से हार गया, दूसरा जीत गया, तो संधि की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन फिर भी एक पेरिस की संधि होती है, जो 1763 ईस्वी में होता है, पेरिस का संधि। और फिर पेरिस का संधि में क्या है? फ्रांसीसियों को केवल भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलती है, भी थोड़े बहुत किलेबंदी नहीं कर सकते हैं और कोई सेना नहीं रख सकते हैं। इस तरह से तीनों युद्ध हो गया। अब ये युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो इन युद्धों ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब फ्रांसीसी यहाँ नहीं रहेंगे, ये बात तो क्लियर हो गया। अंग्रेज भारत की एकमात्र शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति बनकर उभर गया। ठीक है, इन युद्धों से यह साबित कर दिया गया कि यूरोपीय अनुशासन और आधुनिक हथियारों के सामने भारतीय राजाओं की विशाल सेनाएं भी कमजोर पड़ गई हैं। ठीक है, तो ये कर्नाटक का युद्ध हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक विस्तार इंपॉर्टेंट है एकदम, एक एक चीज याद करके चलिएगा। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस के द्वारा, देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्रांसिस डे है। ये क्या है? फ्रांसिस डे। ये एक इंसान का नाम है, आदमी का नाम है। फ्रांसिस डे जो था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख अधिकारी था, और कहा जाता है मद्रास का संस्थापक। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मद्रास का संस्थापक किसको माना जाता है, तो यही फ्रांसिस डे को माना जाता है। और ये बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि फ्रांसिस डे है तो ये फ्रांसीसी अधिकारी है, नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है। फ्रांसिस डे एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है। इसके द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त किया गया था, इसीलिए मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। ये फोर्ट का निर्माण करता है जिसका नाम रखता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, एक बहुत बड़ा काम होता है जो कि आपको इतिहास में इसके बारे में कहानी पढ़े होंगे, और बहुत ही रोचक कहानी है कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगीज की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ विवाह होता है। और इसमें जो पुर्तगीज होते हैं वो अपनी बेटी की दहेज के तौर पर मुंबई को दहेज में दे देते हैं। सोचिए कि हम लोग के देश का सामान है, हम लोग के देश का एक छोटा सा जगह है, और ये दो देश यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं? इसको दहेज में बांट रहे हैं। एक दे रहा है, एक ले रहा है।
तो याद रखिएगा कि अंग्रेज को मुंबई कैसे प्राप्त हुआ, तो मुंबई इसको मतलब उस समय का बम्बई इसको दहेज में प्राप्त हुआ था। ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगीज की राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, इन दोनों का विवाह हुआ था और अंग्रेजों को मुंबई उस समय का बम्बई दहेज में मिला था 1661 ईस्वी में। अब चलिए 1651 ईस्वी में बंगाल के शासक शाह शुजा से व्यापारिक छूट की प्राप्ति किया था ये लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1651 में बंगाल के शासक शाह शुजा से व्यापारिक छूट की प्राप्ति हुई थी। अगला है 1698 ईस्वी, अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी प्राप्त हुई थी। कहाँ कहाँ की? सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा, तीनों जगह का नाम याद रखिएगा, चौथा कोई दे देगा और आपको सही गलत बताना होगा। सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर में अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी मिली थी। फोर्ट विलियम कोठी का निर्माण हुआ था। ठीक है। 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी प्राप्त किया। अभी हम लोग पढ़े थे कर्नाटक का युद्ध 1756 से 63 तक चला। 60 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। बिल्कुल भूलिए मत, चीज़ों को रिलेट कीजिए। वांडीवास का युद्ध अभी 1760 पढ़े, तो 1761 में ये लोगों को फ्रांसीसियों से पांडिचेरी की प्राप्ति हो गई थी। छोटा मोटा ये लोगों को व्यापार करने छोड़ दिया था, उससे ज़्यादा ये लोगों को हक दिया नहीं था। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए कि अंग्रेज अपने जो शासन है उसका विस्तार कैसे कैसे किए। तो 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त किए। 1661 ईस्वी में ये दोनों शादी कर लिए, राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगीज की जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। ठीक है। परिणाम स्वरूप अंग्रेज लोगों को मुंबई मिल गया। 1651 में बंगाल के शासक शाह शुजा से व्यापारिक छूट की प्राप्ति कर लिए ये लोग। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी मिली, सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर। यहाँ ये लोग फोर्ट विलियम कोठी का निर्माण कराएं। आगे चल के सिराजुद्दौला को इससे परेशानी होगा, उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है। 1761 में फ्रांसीसियों को से इन लोगों को पांडिचेरी की भी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। अब हम लोग चले आएंगे बंगाल। बंगाल में तो खेल बहुत बड़ा चला क्योंकि बंगाल बहुत समृद्ध था, बहुत लंबा चौड़ा कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पहले जानिए कि यहाँ कौन कौन लोग हैं। बंगाल के नवाब का एक बार कार्यकाल आप देख लीजिए, थोड़ा देर पॉज करके पढ़ लीजिए। मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727, सुजाउद्दीन मोहम्मद शाह 1727 से लेकर 39 तक, सरफराज खां 1739 से लेकर 40, अलीवर्दी खां का नाम आपको याद रखना होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1740 से लेकर 56, सिराजुद्दौला इंपॉर्टेंट है 1756 से लेकर 57, मीर जाफर इंपॉर्टेंट है, 2 बार आएगा 1757 से 1760 और यहाँ पे आएगा 1763 से लेकर 65। बिन पेंदी का लोटा था, ये 1 नंबर का धूर्त था, खाली इसको षड्यंत्र के अलावा और कुछ आता नहीं था। मीर जाफर का दामाद था जो मीर कासिम बीच में बैठता है 1760 से लेकर 1763, लेकिन इसको राजा वाला भूत चढ़ जाता है और उसके बाद ये राजा तो बना ही था लेकिन शासन अपने मन से करना चाहता था। अंग्रेज इसको अपने मन से करने नहीं देते हैं तो फिर इसको हटा देते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है। अब यह देख लीजिए, निजामुद्दौला 1765 से लेकर 1766, सैफुद्दीन 1766 से लेकर 70, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775। 1 मिनट इसको पॉज कीजिए वीडियो को और यहीं पे याद कीजिए। ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं बंगाल। बंगाल के बारे में सुनिए। 1651 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुगली बंगाल में हुई। ठीक है। प्रथम नवाब जो था मुर्शिद कुली खां था। राजधानी स्थानांतरित किया था ढाका से मुर्शिदाबाद। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। कृषकों को तकावी ऋण देता था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कीजिए। आप डायरेक्ट याद करेंगे कि इजारेदारी प्रथा लाया था तो आपको याद नहीं होगा। आप याद करेंगे कृषकों को तकावी ऋण देता था तो आपको डायरेक्टली याद नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए हमको जानना चाहिए कि इजारेदारी होता क्या है। ठीक है। तो इजारेदारी क्या होता है, कोई बड़ा शब्द नहीं है इजारेदारी। इजारेदारी का मतलब होता है भू राजस्व की ठेकेदारी प्रथा। भू राजस्व की ठेकेदारी प्रथा को इजारेदारी प्रथा कहते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि भूमि से लगान वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली जो लगाएगा उसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा। एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, ये ए है ये बी है। ए कहा कि इतना बड़ा जमीन का हम आपको 10 रुपया लगान ला के देंगे। बी कहा कि नहीं, हम इतना ही बड़ा जमीन का आपको 15 रुपये लगान ला के देंगे। तो ये इजारेदारी जो प्रथा चलता था, इसके अनुसार मुर्शिद कुली खां के हिसाब से ये आदमी ज़्यादा बेटर है जो बी है। ये कहेगा कि ठीक है इजारेदारी किसको दे दो, बी को दे दो, क्योंकि 15 रुपये लाने के बारे में बात कर रहा है। मतलब समझ गए होंगे आप कि भूमि से लगान वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है। हो सके कोई सी होता और सी कहता है कि हम 20 रुपये ला के दे देंगे, तो सी को मिल जाता कि जाओ तुम इजारेदार। जो इजारेदारी लेता था उसको इजारेदार कहते थे। इससे हुआ क्या, आगे समझिए।
हुआ क्या कि ये जो है ज़मींदार इजारेदार, ये यहाँ के किसान को ज़्यादा तंग करेगा, ज़्यादा पैसा उगाहेगा, ज़्यादा पैसा के चक्कर में किसान यहाँ परेशान होंगे। किसान परेशान होंगे तो ये आगे के लिए अच्छी बात नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। हुआ वही, क्या हुआ कि इजारेदारी इतने ख़राब तरीके से लोग लागू किए कि जिसकी वजह से हुआ कि यहाँ के किसान बहुत त्रस्त हो गए, उनके पास कुछ खाने को नहीं बचा, केवल केवल सब लगान में जाने लगा। उससे क्या हुआ कि बहुत किसान खेती बाड़ी छोड़ दिए, बहुत किसान एकदम त्रस्त हो गए, तो इन लोगों को लगान फिर कम मिलने लगा। तब जाके मुर्शिद कुली खां सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो दूसरा लेके आया किसानों के लिए तकावी ऋण। तकावी ऋण कुछ नहीं था, अग्रिम ऋण था। अग्रिम ऋण कृषि के लिए, अग्रिम कृषि ऋण को कहा जाता है कृषकों को तकावी ऋण। ठीक है, इसमें क्या था कि किसानों को पहले ही धनराशि दिया जाता था ताकि लोग अच्छा बीज खरीद के ला सके, खाद खरीद के ला सके, बैल खरीद के ला सके, अच्छे से किसानी करे, और किसानी करके जो उपजे कुछ खुद खाए और बाकी लगान सरकार को यानी कि उसको दे। तो ये काम इसी का गड़बड़ था। इजारेदारी प्रथा का ही अगर कहें कि खराब जो असर था दिखा समाज में, अर्थव्यवस्था पे, तब कृषकों के लिए तकावी ऋण लाना पड़ा मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, और हम लोग जब अपने झारखंड के परिदृश्य से भी पढ़ेंगे तो यही वो समय था जब यहाँ के कृषकों का भी दुर्दशा पूरा खराब करने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ा था। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है सुनहरा फरमान जारी किया था कर मुक्त व्यापार के लिए। हम लोग फर्रुखसियर को घृणित कायर कहते हैं। यही था जो अंग्रेजों को खुला पट्टा दे दिया था कि जाओ तुमको जहाँ पे व्यापार करना है करो, कुछ नहीं चाहिए, इसको एकदम मुक्त व्यापार दे दिया था, और ये इसका बहुत बड़ा गलती माना जाता है। फिर है अलीवर्दी खां, 1740 में बंगाल का सूबेदार बना था और गिरैया का युद्ध या गिरिया का युद्ध हुआ था। देखिए, गिरिया का युद्ध कोई बहुत बड़ा फेमस युद्ध नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानिए और इतना ही जान के चलना आपके लिए काम का है। ठीक है, तो देखिए अलीवर्दी खान जो था ना, वो बड़े ही चतुर और दूरदर्शी शासक था, बड़े ही चतुर था। ये पहले क्या था, पहले ही तो छोटा मोटा बिहार का सूबेदार था, लेकिन आगे चल के क्या पता चला इसको कि ये जो मुर्शिद कुली खां है ना, इसका पोता सरफराज खां राजा बना, शासक बना बंगाल का शासक बना ये सरफराज खां। बड़ा ही अयोग्य शासक था, एकदम कामकाज बढ़िया से नहीं करता था। इसका फ़ायदा उठा के अलीवर्दी खां क्या किया कि बंगाल का नया नवाब बनने के लिए ये यहाँ पे विद्रोह कर दिया, आसानी से सरफराज खां को हरा दिया। क्योंकि सरफराज खां योग्य शासक नहीं था, तो ये इसको हरा देता है और ख़ुद वहाँ का नया नवाब बन जाता है। अब इसको नवाब बनने के बाद चाहिए था कि ये जो नवाबगिरी है इसको बनाए रखना, इसको बंगाल का नवाब बनाए रखे, अपने आप को बनाए रखने के लिए ये मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए भेज देता है नजराने के तौर पर, और कानूनी मान्यता प्राप्त कर लेता है। तो होशियारी हुआ ना कि ये इधर सरफराज खां को मार भी दिया और उधर 2 करोड़ रुपया मुगल सम्राट को भेज दिया, ताकि मुगल सम्राट भी खुश रहे और इसका काम चलते रहे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे पहुँचेंगे सिराजुद्दौला के बारे में। ये जो है सिराजुद्दौला, वो कोई और नहीं अलीवर्दी खान का नाती है। नाती कहीं कहीं पोता लिख देता है, बाकी जानिए इसकी बेटी का बेटा था, तो हम लोग तो अपने भाषा में इधर नाती ही बोलते हैं। तो ये नाती था उसका। ठीक है, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के तरह बहुत ज़्यादा चीज़ों को सामंजस्य बैठा करके नहीं चलने सका। जैसे कि सिराजुद्दौला से पहले जो अलीवर्दी खान था, उसका कहना था कि यूरोपीय मधुमक्खी के समान है, अगर इनको आप नहीं छेड़ते हैं तो ये आपको शहद देंगे, और छेड़ते हैं तो ये आपको काट खाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अलीवर्दी खां क्या करता था कि बंगाल में थोड़ा सामंजस्य बैठा के अंग्रेजों और अपने बीच में चलता था। ठीक है, सिराजुद्दौला थोड़ा गर्म खून के थे और वो अंग्रेजों का कोई बात बर्दाश्त नहीं करते थे। दोनों का शुरू से ही एक दूसरे से मतभेद चला, और चला तो चला, बहुत लंबा गया, और ये अंत हुआ पलासी के युद्ध से। तो याद रखिए कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर आक्रमण किया था, फोर्ट विलियम में कैद कर लिया था अंग्रेज लोगों को। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुआ था। 146 में से 23 व्यक्ति बचे थे। जॉन जेड हॉलवेल का ऐसा मत है। देखिए, कहा जाता है कि जो हॉलवेल था, ये हॉलवेल का कहना है कि एक छोटा सा रूम था, उसमें 146 लोगों को ये बंद कर दिया, घुटन की वजह से सब मर गए, केवल 23 लोग ही बच पाया, उसमें हम भी एक हैं। ठीक है, इसका कहना था। लेकिन आज तक में इतिहासकार लोग के बीच में बड़े ही अपवाद है, सब बड़े लड़ते हैं इस बात में कि ये बात की कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि देखिए, सिराजुद्दौला के लिए अंग्रेज एक गलत मैसेज जनता को पहुंचवाना चाहते थे, जिसके कारण ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि सिराजुद्दौला के लिए बहुत षड्यंत्र रचा गया था। मीर जाफर सिराजुद्दौला का क्या था,
सेनापति था, लेकिन मीर जाफ़र को वो अपने साइड कर लेता है, उसको लोभ दे देता है कि हम तुमको राजा बनाएंगे, और इस कारण मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को धोखा देता है। पलासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757, 4 बार बोल कर रटिए, लेकिन रटिए, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब इसमें हार जाता है। दूसरी साइड लड़ता है रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेज का सेनापति था। परिणाम होता है कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और पलासी का युद्ध अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। लेकिन एक बात मान के चलिए, ये षड्यंत्रों का दौर था, बहुत षड्यंत्र हुआ था, तब सिराजुद्दौला को हराया गया था। कोई सैन्य शक्ति के दम पर ये अंग्रेज कभी नहीं जीत सकते थे। लेकिन पलासी का युद्ध ये लोग जीत जाते हैं। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि मीर जाफ़र से पूरा बंगाल का संसाधन अंग्रेजों पर लुटा देता है। ठीक है, बहुत बहुत किसी को गिफ्ट देता है, किसी को हारने का कंपेंसेशन मनी दे देता है, बहुत पैसा देता है। इतना पैसा देता है कि अंग्रेज बहुत मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे। अब दूसरा युद्ध होगा बक्सर का युद्ध। याद करने के लिए हम जैसे याद करते हैं वैसे याद कीजिए, पलासी पहले बक्सर बाद में, पलासी पहले बक्सर बाद में, ऐसे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो पलासी पहले हुआ 23 जून 1757, बक्सर बाद में हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध जो था, अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था। ठीक है, एक तरफ हेक्टर मुनरो था। जैसे सुनिए, पलासी के युद्ध में ये लोगों को बहुत पैसा मिला था, बहुत पैसा, इससे ये लोग अपने आप को बहुत मजबूत किया। बक्सर का युद्ध जो 1757 के बाद 1764 में होता है, 1757 का युद्ध में ये लोग पलासी का युद्ध लड़के बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो 1764 का जब युद्ध होता है, तो युद्ध में ये लोग क्या करते हैं कि इतना पैसा खर्चा करते हैं अपने सैन्य पर कि बहुत मजबूत हो जाते हैं। एक तरफ लड़ता है मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम जो है वो कोई और नहीं है, ये बंगाल का नवाब है। शुजाउद्दौला अवध का नवाब है। शाह आलम द्वितीय मुगल का शासक है। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय रहता है। ये तीनों कंबाइन सेना के तौर पर लड़ते हैं, और एक तरफ अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो अपनी पूरी सेना लेकर लड़ता है, और ये लोग जीत जाते हैं अंग्रेज, और ये तीनों बेचारे हार जाते हैं। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम मेन पॉइंट याद करके चलिए। उसके बाद जो पॉइंट है वो आप याद कर लीजिए, और क्या है, बाकी जब कहानी के तौर पर पढ़िएगा तो खूब पढ़िए ताकि चीज़ें और क्लियर हों। ठीक है, तो इसमें जब सेनापति हेक्टर मुनरो जीतता है तो इलाहाबाद की संधि होती है, और टेबल पर बैठता है रॉबर्ट क्लाइव। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, देखिए, अधिकारी कोई होगा जो जीतेगा, जो सैन्य, जिसके पास कुशलता होगा, लेकिन संधि में वो आदमी बैठेगा जिसके पास बोलने का कुशलता होगा। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम आपको पहले ही बताए थे कि जब भी इसका नाम पढ़िए तो जानिए कि बड़ी इंटेलिजेंट आदमी है। तो रॉबर्ट क्लाइव संधि में बैठता है, इलाहाबाद की संधि में, और द्वैत शासन प्रणाली लाता है। द्वैत शासन प्रणाली के बारे में एकदम जान के रखिए कि द्वैत शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव लाया था। ये हमको लगता है कि 1000 एग्जाम हुआ होगा तो 800 एग्जाम में तो जरूर पूछा होगा कि द्वैत शासन प्रणाली कौन लाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव लाया था। और याद रखिएगा 1772 तक चला था, और 1772 में वारेन हेस्टिंग जब आएगा तो इसको हटाएगा, क्योंकि इसका भी बड़ी दुष्परिणाम निकल के आता है समाज में, जो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसको हटाना पड़ता है। वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इलाहाबाद की संधि जो रॉबर्ट क्लाइव करवाता है, उसमें द्वैत शासन आरंभ होता है। द्वैत शासन होता क्या है उसको समझिए। एक होता है दीवानी अधिकार, एक होता है निजामत अधिकार, यानी कि किसी भी समाज को चलाने के लिए लगभग दोनों मिलता है जब, तब पूरा समाज, पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा चीज़ चलता है। तो उसमें उसको क्या क्या, द्वैत शासन प्रणाली में एक हो गया दीवानी अधिकार, एक हो गया निजामत अधिकार। दीवानी अधिकार का मतलब होता था पैसा, टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार, पूरा पैसा, पूरा संसाधन इसके पास। वो लोग क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रखा पूरा का पूरा टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार, यानी कि पूरा पैसे पे अधिकार होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। और निजामत, निजामत का मीनिंग होता है प्रशासनिक जिम्मेदारी। प्रशासनिक जिम्मेदारी शाह आलम द्वितीय को दिया गया, और उसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के साथ। 26 लाख वार्षिक पेंशन बहुत बढ़िया नहीं होता है अगर आप कहिए कि पूरा प्रशासन ही आपको संभालने के लिए दे दिया जाए। पूरा शासन व्यवस्था का मतलब है कि कानून व्यवस्था आपको बनाए रखना है, न्याय आपको करना है, आंतरिक सुरक्षा आपको बना के रखना है, कृषि पर आप ध्यान दीजिए, व्यापार पे आप ध्यान दीजिए, सब चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको कोई धन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कोई शक्ति नहीं मिलेगा,
कुछ भी बढ़ेगा तो उसका पैसा, उसका संसाधन, टैक्स पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल के ले जाएगा। इससे हुआ क्या कि पैसा का कमी होने लगा, जिसकी वजह से पुलिस और न्याय व्यवस्था ठप पड़ गई। आप पुलिस और न्याय व्यवस्था को मजबूत नहीं रखेंगे तो जो गलत लोग हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो लोग बेखौफ हो जाते हैं। तो वो एक मैटर था कि ये लोग पुलिस और न्याय व्यवस्था बना के नहीं रख पाए। कृषि का पूरा पूरा पतन हो गया, क्योंकि कोई भी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम ही नहीं किया। ये टैक्स वसूल के अपना पलड़ा झाड़ लेता था और इस बेचारे के पास तो पैसा भी नहीं था और इसको कुछ मिलना भी नहीं था। तो जो भी हो, इसको क्या ही लेना है, इसको तो 26 लाख का 26 लाख ही मिलने वाला था, इससे ज़्यादा कम तो इसको मिलना नहीं था। तो ये क्यों कृषि पे ध्यान देगा, और इसको कृषि पे ध्यान देने का मन ही नहीं था, इसको तो अपना टैक्स वसूलने से मतलब था। तो कृषि का पूरा पतन हो जाता है, व्यापार का पूरा पतन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझे कि दीवानी और निजामत क्या था। ठीक है, और 1772 तक चला, हम आपको बताए थे। 1772 में वारेन हेस्टिंग इसको बंद करेगा, द्वैत शासन प्रणाली, क्योंकि पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था पूरा ठप पड़ जाएगा। जब सब कुछ बर्बाद होने लगेगा तब पता चलेगा कि वारेन हेस्टिंग को कि ये अच्छा नहीं है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बक्सर का युद्ध। पूरा का पूरा बंगाल पर अब अंग्रेज का एक तरफा शासन है, ये आप देख लीजिए। मीर कासिम कौन था वो आपको हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से याद रखिएगा, ये बंगाल का नवाब है। मीर जाफ़र जो था उसका ये दामाद है। पहले सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफ़र को बैठाया गया था। मीर जाफ़र जा करके डच कंपनी से गुप्त मंत्रणा करने लग गया था, तो उसको उतार करके मीर कासिम को बैठाया गया था। मीर कासिम जब बैठा तो ये अपना शासन अपने मन से चलाना चाहता था। तो फिर अंग्रेज को लगा कि इससे बढ़िया मीर जाफ़र था, इसी को बैठा दो, क्योंकि ये बैठेगा तो कम से कम मेरा बात तो सुनेगा कठपुतली की तरह। तो फिर से मीर जाफ़र को बैठाया जाता है। ठीक है, आप ये बात जानिएगा, मीर कासिम भी लड़ते लड़ते अपने झारखंड तक आया था। इसके बारे में भी हम लोग को झारखंड में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर का युद्ध अब शुरू होगा। मैसूर का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैसूर के युद्ध के लिए दो आप पहले कैरेक्टर जान लीजिए तो आपको पहले पढ़ने में आसानी होगा, तब हम लोग मैसूर के युद्ध पर बात करेंगे। देखिए, 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली ये युद्ध लड़ा था। आंग्ल मैसूर युद्ध उसको कहते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में जानिए, यही दो कैरेक्टर है जो लड़ेंगे। हैदर अली जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। फर्स्ट भी यही लड़ा था, वैसा लिखा है तो देख लीजिए। मृत्यु 1782 में हुआ था। उत्तराधिकारी अपना टीपू सुल्तान को बनाया था। ठीक है, अब टीपू सुल्तान के बारे में सुनिए कि इसका उपाधि जो था, बादशाह को उपाधि लिया था। स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। सदस्य जैकोबिन क्लब का था। अन्य नाम शेरे मैसूर, नागरिक टीपू, और मृत्यु 1799 ईस्वी में हुआ था। अब ये दोनों कैरेक्टर के बारे में जानिए। हैदर अली बहुत ही बढ़िया शासक था। शासक इसलिए हम कहेंगे क्योंकि ये सबके बीच में बड़ा अच्छा सामंजस्य बैठा के चलता था। जिसको भी इसको लगता था जिससे इसको दिक्कत है, सबको कुछ ना कुछ बात से एकदम अपने साइड करके चलता था। लेकिन यही कुशलता टीपू सुल्तान में आगे नहीं दिखा जाता है, जबकि टीपू सुल्तान भी बहुत वीर शासक था, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ही ये तीनों युद्ध लड़ेंगे, जिसमें दूसरे युद्ध में ये हैदर अली मर जाए। पहला अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। इसमें मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। ना हैदर अली जीता था और ना ही अंग्रेज में कोई जीता था। ठीक है, दोनों, जहाँ तक कि अगर बोले कि कौन भारी पड़ गया था तो एक तरह से सोचिए तो हैदर अली का यहाँ स्थिति ज़्यादा अच्छा था पहला प्रथम में। लेकिन हैदर अली कुछ संधि के साथ इसको ख़त्म करते हैं और मद्रास की संधि रहती है, जो जहाँ है वहीं रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है, ऐसा कुछ। ये है 1767 से 1769 तक, याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से लेकर 1784 में हुआ था। ये कौन सा संधि में ख़त्म हुआ था, तो ये मंगलौर की संधि से ख़त्म हुआ था। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि मंगलौर की संधि किस में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय और चतुर्थ ऑप्शन देगा, आपको टिक लगाना होगा। तो आपको बस यही रटना है कि मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। फिर अगर पूछ ले श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो तृतीय में हुई थी। कॉर्नवालिस इसमें विजय हुआ था। और इतना सुनिए कि इसमें टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा था। इस स्थिति में टीपू सुल्तान या हैदर अली, इन लोगों का स्थिति बड़ी मजबूत था। इसमें थोड़ा सा डाउन हुआ था, और इसमें इतना डाउन हो गया था कि कॉर्नवालिस जीतता है और टीपू सुल्तान इसमें हारते हैं, और टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य देना पड़ता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, और यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है,
और लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ जीत जाता है। जैसे कि अभी आप पढ़े थे कि द्वैत शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव लाया था, अब याद कीजिए कि वेलेस्ली भी एक लाया था सहायक संधि। सहायक संधि लेकर के आने का काम वेलेस्ली का था, यहीं वेलेस्ली जीतता है। अब पूरे मैसूर पर भी अंग्रेज का शासन आ गया है, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चारों के बारे में जा करके अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मन लगेगा। आप देखेंगे कि ये लोग कितने धूर्त होते थे अंग्रेज, और कैसे कैसे ये लोग जीत तक बढ़ते थे, ठीक है। जीत जाते थे तभी मानते थे, उसके बीच में चाहे जो भी करना पड़े करते रहते थे, लेकिन जीतने के बाद ही मानते थे। अब आया यहाँ पे वेलेस्ली का एंट्री हुआ। वेलेस्ली के साथ हम लोग के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेलेस्ली सहायक संधि लेके आया था, प्रारंभ किया था 1798 ईस्वी में हैदराबाद में, 98 में, 1799 में मैसूर में, 1799 में तंजौर में, 1801 में अवध में, 1802 में पेशवा में। कभी पूछ ले तो ऐसे के लिए याद कर लीजिए, ऐसे दिमाग में बस जाता है। सहायक संधि कुछ नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सुन के चलिए, सहायक संधि समझ में आ जाएगा। सहायक संधि था कि जो भी राजा से ये युद्ध करता था, चाहे उसको जीत लेता था, उसके साथ एक सहायक संधि करता था। सहायक संधि में था कि आपको ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी अपने यहाँ रखना होगा, आप अपना सेना नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जो टुकड़ी हम आपको सेना का देंगे वो सेना का खर्च आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन आप अपना सेना नहीं रख सकते हैं। ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी आप अपने यहाँ रखिए, उस सेना का खर्च दीजिए। दरबार में, आपके दरबार में जैसे कि बहुत लोग हैं, तो उस दरबार में, आपके दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी होगा जो सब चीज़ पर नज़र रखेगा। अंग्रेज की अनुमति के बिना आप किसी भी राज्य से, कोई भी अन्य राज्य, आपका पड़ोसी में कोई राज्य है, उससे ना आप युद्ध कर सकते हैं, ना कोई संधि कर सकते हैं, ना कोई राजनीतिक संबंध बना सकते हैं, कुछ भी आप उसके साथ बिना अंग्रेज की मर्जी के नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके दरबार में बहुत सारे लोग हैं, आपको जिसको रखना है रखिए, लेकिन आप यूरोपियों को नहीं रख सकते हैं। यूरोपीय मतलब आप डच को नहीं रख सकते हैं, आप फ्रांसीसी को नहीं रख सकते हैं, आप डेनिश को नहीं रख सकते हैं, आप पुर्तगाली को नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत स्कॉलर थे, और हमारे राजा लोग जो थे वो अपने दरबार में इन लोगों को रखते थे, लेकिन इसका मनाही था कि आप नहीं रख सकते। इतना के बदले सिर्फ एक वादा देता था ये कि हम आपको सुरक्षा का वादा देते हैं। सहायक संधि में सिर्फ एक ही ये अपनी तरफ से देता था अंग्रेज, वो कहता था हम सुरक्षा का वादा देते हैं कि आप पे कोई भी अगर अटैक करेगा, कहीं से भी आपको दिक्कत होगा, तो हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपके तरफ से युद्ध करेंगे। लेकिन ये वो भी नहीं करता था, ठीक है। और जब टाइम आता था तो भाग लेता था, लेकिन इतना करना पड़ता था, इसी को सहायक संधि कहते थे। फिर से याद कीजिए, ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी, आपको किसी भी राजा है, मान लेते हैं कि राजा ए है, इसको ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी अपने यहाँ रखना पड़ेगा, सेना का खर्च देना पड़ेगा। अगर सेना का खर्च नहीं दे पाया तो इसका राज्य का कुछ कुछ भाग ये ले लिया करेगा अंग्रेज। मान लेते हैं कि इतना बड़ा इसका जगह है, 1 साल हो गया, 1 साल का खर्चा बेचारा नहीं देने पाया, कोई कारण से नहीं दे पाया ये, तो इसका इतना टुकड़ा जमीन पर अब इसका अधिकार नहीं, अंग्रेज का पूर्णतः अधिकार हो जाएगा। फिर अगले साल इतना, फिर इतना, इतना करके ये पूरा ही इसको खा जाएगा, ठीक है। तो ये सेना का खर्चा भी इस पर बहुत भारी पड़ता था। दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी रखता था जो सब कुछ देखता था, राजा का हर काम पे दखल देता था, ठीक है। और इसके मर्जी के बिना, अगर ये ए है, इसके बी बगल में एक बी साम्राज्य है, तो इससे ना दोस्ती कर सकता है, ना इससे अपने मन से जाके युद्ध कर सकता है, ना कोई राजनीतिक संबंध बना सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और इसके दरबार में मान लीजिए कोई स्कॉलर है जो कि पुर्तगाली है और बहुत दिमागदार आदमी है, बड़े विद्वान आदमी है, उसको मन है कि हम इसको अपने दरबार में रखें, लेकिन नहीं रख सकता है, और सुरक्षा का वादा ये इसको देता था। सहायक संधि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अगर सहायक संधि की शुरुआत पूछे आपसे, तो जानिएगा कि फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, उसको भी लोग उठा करके लेके चला जाता है ना, हम लोग जो पढ़े थे कि गलती माना जाता है उसको। तो याद रखिएगा कि डुप्ले लाया था सबसे पहले। सहायक संधि की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो डुप्ले ने की थी, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। लेकिन इससे व्यवस्थित रूप से और व्यापक रूप से लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में लागू किया था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आगे और कौन सा युद्ध हो रहा है। अब हम लोग चलेंगे पंजाब। चलिए पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह से युद्ध होगा, जो कि लाहौर के शासक थे। 1798-99 अमृतसर की संधि होती है। 1809 में आधार सीमा निर्धारण होता है अंग्रेज और सिख के बीच में, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के बारे में सबसे पहले जानना होगा। तो देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जानिए कि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संबंधों का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। क्यों?
तो ये कारण है कि महाराजा रंजीत सिंह के जीवन काल में उसके जीवित रहते हुए अंग्रेज और सिखों के बीच में कोई सीधा युद्ध नहीं होता है। रंजीत सिंह एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। वो जानते थे कि अंग्रेज की सैन्य शक्ति बहुत अधिक है, इसलिए उनको पता था कि इन लोगों के साथ डायरेक्टली काहे लड़े, और इससे बढ़िया है कि संधि कर लें। हमेशा उनका एक लाइन था महाराजा रंजीत सिंह का कि सब लाल हो जाएगा, क्योंकि ये इतना दूरदर्शी राजा था कि इसको पता था कि एक समय जा करके अंग्रेज का एक छत्र राज पूरा इंडिया में होगा। ये बात ये 1798-99 में ही जानते थे, इसलिए इनके मुंह से हमेशा एक शब्द सुना गया है कि सब लाल हो जाएगा, यानी कि पूरे भारत पर अंग्रेज का शासन हो जाएगा। इसी के चलते ये संधि से ही बात काम चलाते रहते थे। संधि किए थे 1809 ईस्वी में। इसमें सबसे पहले आधार सीमा और निर्धारण जो लिखा है उसको समझने का कोशिश कीजिए कि था क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम कहें कि ये समझौता हुआ था, अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, रंजीत सिंह भी सतलुज नदी के पार अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। सबसे बड़ा दुख का जड़ तो यही है कि सबको अपना अपना सीमा आगे बढ़ा हुआ चाहिए था। इस संधि के तहत क्या हुआ कि सतलुज नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा रेखा मान लिया गया, इसीलिए बोलते हैं सीमा निर्धारण। सीमा निर्धारण मतलब सतलुज नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा रेखा मान लिया गया। रंजीत सिंह ने वादा किया कि वे सतलुज नदी के पूर्व मतलब कि अंग्रेजों के क्षेत्र में नहीं घुसेंगे, और ये लोग मान लिया कि ठीक है, इस सीमा के बाद तो आपका क्षेत्र, हम इसके आगे आप इधर नहीं बढ़ेंगे। इस संधि के कारण क्या हुआ कि 30 सालों तक अंग्रेजों और सिखों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, अब जो भी युद्ध होगा वो यहाँ से होगा, ये 1839 में जब इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक नज़र में आप देखिए रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह जीवन परिचय, जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था, स्थान गुंजरावाला, मिसल सुकर चकिया, और पिता का नाम महासिंह। ठीक है, अब जब ये 1839 में मर जाएंगे ना, तब से चीज़ें बिगड़नी शुरू होंगी, और उसके बाद आगे शुरू होगा प्रथम युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। कितना बार हुआ, कितना हुआ, ये याद करके चलिएगा। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम लोग प्रमुख युद्ध में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से लेकर 46 के बीच में हुआ। याद करते चलिए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ। अब पूरा बात सुनिए। 1839 ईस्वी में भी हम लोग बात की कि रंजीत सिंह मर गए। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता फैल गई। अंग्रेजों ने सिखों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसी के कारण क्या हुआ कि लड़ाई बढ़ गया। लड़ाई हुआ तो सिखों का हार हुआ, इसमें अंग्रेज जीत गए। ठीक है, तो फिर लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई, अंग्रेज और दिलीप सिंह के। ध्यान रखिएगा एक बात अपने माइंड में बिल्कुल भी, कि इस समय दिलीप सिंह बड़े ही छोटे हैं, अल्पायु हैं, बहुत छोटे उम्र के हैं, और इनकी माँ जो है राजमाता, उन्हीं के वो क्या पर्दे के पीछे से वही शासन कर रही हैं। ठीक है, तो इनकी माता जी शासन कर रही हैं पर्दे के पीछे से। और लाहौर की संधि में क्या हुआ, बात जो हुआ उसको ध्यान से सुनिए। लाहौर की संधि जो है वो हुआ 9 मार्च 1846 ईस्वी को। 9 मार्च 1846 ईस्वी को बार बार दोहराने का कारण है कि क्वेश्चन पूछता है और आपको ये याद हो जाना चाहिए। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ। बात क्या हुआ इसमें, संधि क्या हुआ, तो कहा गया कि जालंधर जो है वो दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को मिलेगा। कोई भी दोआब क्षेत्र हो बड़ी उपजाऊ होता है, बहुत वहाँ से संसाधन, बहुत पैसा आता है। ठीक है, तो जालंधर दोआब का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को मिल गया। सिखों पर भारी जुर्माना लगाया गया कि तुम जो युद्ध किया ना, हमको घाटा लगा तुम्हारे युद्ध की वजह से, तो उसका पैसा का हर्जाना कौन भरेगा, तुम भरेगा। तो इसीलिए सिखों पर भारी जुर्माना लगाया गया, अंग्रेज उस पर बहुत जुर्माना लगाए। और एक बात बोले कि दिलीप सिंह के दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश रेजिडेंट को तैनात किया जाएगा। फिर से सुनिएगा, जालंधर दोआब का क्षेत्र अंग्रेज लोग को मिला, सिखों पर भारी जुर्माना लगाया गया, दिलीप सिंह दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट तैयार किया गया। अब बात आता है कि जब एक लाहौर की संधि हुई ही थी 9 मार्च 1846 को, तो तुरंत क्या ज़रूरत था दिसंबर में 1846 में एक और संधि लाने का। 22 दिसंबर 1846 को दोबारा संधि क्यों लाया गया, इसका नाम था भैरोवाल की पूरक संधि। इसका मतलब समझिए, अंग्रेज लाहौर संधि करने के बाद भी खुश नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे। उनको लगा कि अभी भी पंजाब पर उनका पूरा का पूरा नियंत्रण मजबूत नहीं हुआ है। तब लेकर के आते हैं भैरोवाल की पूरक संधि, जिसको सप्लीमेंट्री ट्रीटी कहते हैं, और इसमें नियम और कड़े किए गए और अपना अधिकार अंग्रेज बढ़ाए। कैसे बढ़ाए वो सुनिए। अभी आपको बताया कि दिलीप सिंह यहाँ है बच्चा, ये छोटे हैं, इस समय बहुत छोटे हैं, तो इनकी माता ही पीछे से राज कर रही थी पर्दे के पीछे से। तो सबसे पहले इनकी माँ को हटा दिया गया।
महारानी को सत्ता से हटा दिया गया, उनको राजमाता का पद से हटा दिया गया, उनका पेंशन को थोड़ा सा कर दिया गया और इनको बिल्कुल यहाँ से दूर रहने के लिए कहा गया। ठीक है। दूसरा क्या था कि 8 सिख सरदार का एक समूह बनाया गया और कहा गया कि यही परिषद जो होगी वही शासन करेगा, क्योंकि दिलीप सिंह अभी छोटे हैं, दिलीप सिंह ही शासन करेंगे, लेकिन 8 सिख सरदार का परिषद बनाया जाएगा और वही काम करेगा। और परिषद में अंग्रेज अपने जिस पर खुश रहते थे उसी को रखते थे, तो एक तरह से डायरेक्टली कहिए तो अंग्रेज ही शासन करते थे। फिर कहा गया कि दिलीप सिंह बहुत अल्पायु हैं, इसलिए राजा की सुरक्षा के नाम पर ब्रिटिश सेना यहाँ एक रखी जाएगी और उस पर बहुत भारी भरकम खर्चा आता था। लगभग सालाना 22 लाख रुपए का खर्चा आता था। कितने लाख का खर्चा आता था? 22 लाख रुपए का खर्चा आता था। इसका वहन भी पंजाब सरकार को ही करना पड़ता था। ठीक है। तो इतना भारी भरकम काम हुआ जो भैरववाल की पूरक संधि में लाया गया। और जो रेजिडेंट यहाँ पे लाहौर की संधि पे दिलीप सिंह के दरबार में एक रेजिडेंट जो रखा गया था, ब्रिटिश रेजिडेंट, अब वो डायरेक्टली शासन करेगा, वो शासक कहलाएगा, उसको पूरा पंजाब का शासक बना दिया गया। तो फिर से याद कीजिएगा क्या क्या हुआ। तो याद करने के लिए है कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसको यहाँ का शासक बना दिया गया, 8 सिख सरदार का एक परिषद बनाया गया, कहा कि शासन ये लोग चलाएंगे, लेकिन चलाता अंग्रेज था। दिलीप सिंह अल्पायु हैं ये बोल करके राजा के पास एक बड़ा सा सेना रखा गया उनकी सुरक्षा के नाम पर, और उस पर 22 लाख का खर्चा आता था जो कि सालाना पंजाब के राजकोष से देना पड़ता था। महारानी को सत्ता से हटाया गया, बोला इनकी माँ का कोई ज़रूरत नहीं है, उनको राजमाता का पद से हटा दिया गया और पेंशन उनका बहुत कम कर दिया गया। ठीक है। अब ये जब इतना काम होगा तो क्या यहाँ के लोग खुश होंगे? नहीं होंगे। अब यही जड़ बनेगा अगले युद्ध का, द्वितीय आंग्ल युद्ध। ये 46 में हुआ संधि, अब 48 से 49 में लेकर के अब फिर से युद्ध होगा और द्वितीय आंग्ल युद्ध होगा। यहाँ थोड़े दिलीप सिंह बड़े हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे क्योंकि 2 ही साल का वक्त जा रहा है ना, 2 से 5 साल और क्या। तो दिलीप सिंह को यहाँ हारते हैं और इनको बंदी बना लिया जाता है। अब सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि तत्काल कारण क्या था, क्यों लड़ाई शुरू हो गया। तो सिख अपनी पिछली हार और अपमानजनक जो संधि था उसको भूल नहीं पा रहे थे, उसी का बदला लेना चाहते थे। मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह ने युद्ध की चिंगारी भड़काई थी। इसमें 3 निर्णायक युद्ध हुआ था। रामनगर का युद्ध जो कि नवंबर 1848 में हुआ था, चिलियांवाला का युद्ध जनवरी 1849 में हुआ था, गुजरात का युद्ध फरवरी 1849 में हुआ था। अगर आपको कोई कहे कि गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध, तो गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहते हैं। कहीं अगर दे दे तो देख लीजिएगा, गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहते हैं। चिलियांवाला का युद्ध तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। रामनगर का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, इसको रटिए। मार्च 1849 अंग्रेजी सत्ता में संपूर्ण पंजाब का विलय हो गया। ठीक है। ये दिलीप सिंह जो हैं उनको पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया गया और यहीं से मिला था कोहिनूर का हीरा। याद रखिएगा, कोहिनूर का हीरा यहीं से अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था और ये लोग महारानी विक्टोरिया को भिजवा दिए थे। और यहीं पर आया आपका डलहौजी। कौन आया? डलहौजी। डलहौजी का एंट्री भी यहीं से याद रखिएगा। ठीक है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यहाँ डलहौजी है। यहाँ एक साइड जो अंग्रेज लड़ रहे हैं उसमें डलहौजी लड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो इतना हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे अफगान अंग्रेज युद्ध। बहुत बढ़िया युद्ध हुआ था, यहाँ बढ़िया अंग्रेज को हार भी देखना पड़ा था। ठीक है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ रहे हैं अफगान अंग्रेज युद्ध। ठीक है। अफगान अंग्रेज युद्ध को द ग्रेट गेम कहा जाता है। अगर कभी द ग्रेट गेम पूछे किससे रिलेटेड है तो याद रखिएगा अफगान अंग्रेज युद्ध को द ग्रेट गेम कहा जाता है। कारण क्या था? तो मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य के विस्तार को रोकना ये अंग्रेज लोग का मेन मकसद था। अफगान यानी अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान, तो वहीं उसी एरिया में रूस बढ़ रहा था। तो मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य के विस्तार को रोकना ही मेन मकसद था अफगान अंग्रेज युद्ध का। ठीक है। अब इसमें जानिए कि प्रथम युद्ध जो हुआ था 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ था। गवर्नर ये जॉन लॉरेंस है और यहाँ आया था कुशल आक्रमयता नीति का लागू होना। क्या है ये? इसको अगर समझेंगे आप तो समझिए एक चीज़ को। ठीक है। बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, छोटा सा वर्ड है, मीनिंग भी छोटा सा है। इसका मन इंग्लिश में बोले तो इनएक्टिविटी, मतलब कुछ मत कीजिए। ठीक है। ये जो युद्ध था इसमें अंग्रेज पहले जाने कि बड़ी भयंकर हारा था। इतना भयंकर हारा था कि इसको कम से कम 16,000 सैनिक बर्बाद हुआ था और करोड़ों का संपत्ति बर्बाद हुआ था। भयानक विफलता और अंग्रेजों की भारी तबाही के बाद एक सीख मिला इन लोगों को कि ठीक है,
परिणाम यही है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में आप मत पड़ो, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेज लोग मान के चले। इसी को बोले कुशल आक्रम्यता की नीति। चुपचाप बैठ के देखेंगे, इसके आंतरिक मामलों में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अफगान लोग थे उस समय भी बहुत बहादुर, हार पीट के मार पीट के बराबर कर दिए थे। ठीक है, तो यही है इस पे। उसके बाद फिर द्वितीय युद्ध हुआ 1878 से 80, समाप्ति गंडमक की संधि के साथ हुआ। गंडमक यहाँ तो हार गया था, तो संधि की क्या जरूरत था, कोई संधि नहीं करेंगे, मार के भगाएंगे ये लोग। दूसरा में द्वितीय युद्ध में संधि हुआ था। ठीक है, द्वितीय संधि में क्या हुआ था, गंडमक की संधि 1879 ईस्वी में, 79 है ना, हाँ, 1878 से 80, 1879। तृतीय युद्ध 1919, रावलपिंडी की संधि। रावलपिंडी की संधि के बाद ये आज़ाद हो गया। अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता को मान्यता मिल गई यहीं पर 1919 ईस्वी में, अब ये आज़ाद हो गया। अंग्रेजों ने सिंध को 1843 में अपने अधिकार में किया। याद रखिएगा, सिंध को 1843, सब कुछ याद करके चलना है, शॉर्ट नोट है, इससे ज़्यादा क्या सोचना। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण अगर हम लोग तथ्य याद करें तो ये बिल्कुल एकदम बैठ के रट लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए, रट जाइए। दुआर्टे बाराबोसा पुर्तगीज लेखक था। दक्षिण भारतीय व्यापार व समाज के बारे में पूरा जानकारी दिया था। कॉर्नवालिस का सुधार, नौकरशाही का गठन और कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत किया था। बंगाल गजट क्या था, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम समाचार पत्र था, भारत में चलता था। आंग्ल बर्मा युद्ध 1825, यांडबो की संधि 1826। आप लोग देखते होंगे बर्मा, वहाँ यही संधि हुआ था, अंग्रेजों का असम पर कब्जा हुआ था, इसी कारण आज तक असम हम लोग का भाग है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ही इसको जीत लिया था, तो अब जो भी ब्रिटिश इंडिया के अंदर था वो यहाँ के लोगों को दे के गया, तो जो आज भी असम हम लोग का है। रिसरा पश्चिम बंगाल प्रथम जूट मिल भारत में। ऑकलैंड मिल कपास मिल कलकत्ता 1813 में खुला, बम्बई 1854 में खुला। इसको एक बार दो बार याद कीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको वीडियो को यहीं पॉज करके थोड़ा देर याद कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद बोलने से पहले एक बार सुन लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।